आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स। इसमें पार्ट नंबर 1 में हम लोग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड रे, यानी कि रेखा क्या होती है। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है ना, यानी कि रेखा क्या होती है, व्हाट इज द लाइन। तो ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी लाइन एक स्ट्रेट पाथ पर खींची गई रेखा, ये आप लोगों की एक लाइन है। जो स्ट्रेट है ये आप लोगों की लाइन है, लेकिन ये दोनों तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा सकती है ना, दोनों तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा सकती है, यानी कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ भी है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन का कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है। अगर हम लोग रे के बारे में बात करें, यानी कि रे को बोलते हैं हिंदी में किरण। किरण, अगर रे के बारे में बात करें तो रे क्या होती है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, यह लाइन का ही एक पार्ट है। दैट स्टार्ट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, यानी कि रे इस तरीके से होती है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, इससे एक लाइन खींची गई इस तरीके से, और ये एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि रेखा एक डायरेक्शन में, रे जो है वो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट डायरेक्शन तक अगर जा रही है तो वो क्या होता है? आप लोगों का रे होता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये आप लोगों की रे होती है। अब इसके बाद जो आप लोगों का आता है वो आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है। मान लो कि ये दोनों तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा रही है तो ये लाइन है। अगर इसमें यहां पर इस तरीके से इसके एंड पॉइंट में मेंशन कर दूं ए और बी, तो यहां पर ए और बी क्या हो जाएगा? ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एंड पॉइंट है ना। तो जिसके एंड पॉइंट होते हैं वो आप लोगों की लाइन सेगमेंट होती है, और जिसके इनफाइनाइट एंड पॉइंट है, यानी कि कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो वो आप लोगों का क्या होती है? वो आप लोगों की लाइन होती है, जो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक दोनों तरफ जाती है। क्लियर होगी बात? लाइन, रे और लाइन सेगमेंट तीनों चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है देखते हैं। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट नोन एज द वर्टेक्स। एंगल क्या होता है? यानी कि जब दो रे, यानी कि दो रे, एक ये रे हो गई आप लोगों की और एक ये रे होगी, दोनों रे ये कॉमन एंड पॉइंट शेयर करती है, ये आप लोगों का एंड पॉइंट है, और इसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट को वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलती है? शीर्ष। ये क्या आप लोगों का शीर्ष बिंदु है, ठीक है ना। वर्टेक्स को क्या बोलती है? शीर्ष बिंदु। यानी कि जब दो रे एक सेम एंड पॉइंट, यानी कि कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करती है, तो आपका एंगल कहलाता है। यानी कि दो रे मिलकर एक एंगल बनाती है, तो इन दोनों रे के बीच के एंगल को अगर हम लोग कहें लेट्स से कि थीटा, तो ये आप लोगों का क्या होता है? एंगल। दो रे जहां पर कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है वो आप लोगों का एंगल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आप लोगों का यहां पर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यून कोण। क्लियर होगी बात? यानी कि एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है, ठीक है ना। यानी ये एंगल आप लोगों का 0 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है आप लोगों का? ये होता है आप लोगों का एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब दूसरा एंगल है आप लोगों का राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी कि जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है वो आप लोगों का राइट एंगल कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। यानी कि जब दो रे मिलकर एक एंगल बना रही है, लेकिन दोनों रे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होता है आपका? राइट एंगल। राइट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या बनेगा? इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा होगा यहां पर, और एक्यूट एंगल और 0 डिग्री से बड़ा होगा। यहां पर थीटा की माप कितनी हो जाएगी? थीटा का अगर एंगल मानूं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है,
किसमें, राइट एंगल में। और तीसरा है आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल। तो एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जिस एंगल की माप 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होती है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यानी कि थीटा की माप 90 डिग्री से तो बड़ी होगी और जी 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। अगर मैं डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर थीटा आप लोगों का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब इसके बाद आता है आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी कि सीधी रेखा पर बना एंगल। यानी कि सीधी रेखा पर बना एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, जिसमें थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है। एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, जिसमें थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। देन इसके बाद आता है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को देखेंगे, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है, ये 180 डिग्री से बड़ा, यानी कि थीटा आप लोगों का 180 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा, जबकि 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल। लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये नीचे वाला होगा आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल, ये आपका 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इसके बाद आता है आप लोगों का कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, यानी कि संपूर्ण कोण। एन एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, यानी कि जो एंगल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, जो एंगल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है तो वो क्या होता है आप लोगों का कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई एंगल्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप आता है आप लोगों का पैरेलल लाइन, ठीक है ना। पैरेलल लाइन क्या होती है, लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट एंड रिमेन इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट। पैरेलल लाइन वह लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और उन दोनों लाइनों के बीच की हमेशा क्या रहती है, इक्यू डिस्टेंस रहती है, यानी कि डिस्टेंस बराबर रहती है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों ही लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर रहेगी, जिसको बोलते हैं इक्यू डिस्टेंस। और ना ही ये क्या करेगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये होती है आप लोगों की पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे रेल की पटरियां अगर दो पटरी जा रही तो कभी भी वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है ना, और हमेशा बराबर डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहेगी। अब इसके बाद आता है आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा। लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, जब दो लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। जैसे कि ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्ट लाइन। अब इसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा। देखो पैरेलल लाइन को बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है ना। इसके बाद आया था इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, क्लियर है। और परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा। लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो आपकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। जैसे कि ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से। तो ये जो लाइन है एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये वाला एंगल भी अगर मैं देखूंगा यहां पर भी 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाती है आप लोगों की, यानी ये आपकी कहलाती है यहां पर लंबवत रेखा। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से भी आप लोग कह सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। आगे बोलते हैं, अगला है आप लोगों का ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो नाम से ही पता लग रहा है, तिर्यक यानी कि तिरछी। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर अदर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब एक लाइन बाकी लाइन को दो या दो से अधिक अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। मान लो कि ये दो लाइन इस तरीके से है और हमने एक लाइन इस तरीके से खींच दी, ये क्या है आप लोगों की, यानी ये है आप लोगों की ट्रांसवर्सल लाइन।
तो ट्रांसवर्सल लाइन इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना, अलग अलग बिंदु पर काट रही है। यहां पर 3 लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि 2 और मोर अदर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल फॉर्म बाई पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन के द्वारा और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कौन कौन से एंगल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है आप लोगों को यहाँ पर क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल को हिंदी में आपने नाम सुना होगा संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन पॉइंट। हो सकता है ना समझ में आओ, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। आप देखो चित्र के जरिए समझाता हूं। ये 2 है आप लोगों की पैरेलल लाइन, ठीक है ना, यानी कि एक लाइन आप लोगों की ए बी है और या इसको हम इस तरीके से कह देंगे, इस तरीके से कह देंगे ये लाइन आप लोगों की एल है, ये आप लोगों की एम है। तो यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची मैंने एन, तो यहां से मैं कहूंगा कि एल पैरेलल है एम की, ये पैरेलल का निशान होता है, और एन क्या है आप लोगों की ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर होगी बात? यहां पे समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पर कुछ एंगल बनेंगे, इसको मैं 1 कह दूंगा, इसको मैं यहां पे 2 कहूंगा, इसको 3 कह दूंगा, इसको 4 कह दूंगा, ठीक है ना, इसको यहां पे 5 कहूंगा, यहां पे 6 कहूंगा, 7 कहूंगा और 8 कहूंगा। इन एंगल्स को मैंने नाम दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होती है, यानी कि संगत कोण कौन से होते हैं। तो डेफिनेशन कह रहा है कि एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस चित्र में L और M 2 पैरेलल लाइन है जिसको N एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर संगत कोण कौन कौन से कहलाएंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। क्या है आप लोगों का? एक क्रॉसपोंडिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। इसी तरीके से मैं कहूंगा एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, क्रॉसपोंडिंग एंगल, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ये आप लोगों का क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ये बात समझ में आ गया कि क्रॉसपोंडिंग एंगल या संगत कोण कौन कौन से होते हैं, इस चित्र के जरिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल क्या क्या होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अब एकांतर कोण 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें क्या होता है, और दूसरा होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब फिर से मैं यहां पर 2 पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2 पैरेलल लाइन खींची मैंने, एक L और M। तो L और M जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने यहां पर खींची N। तो N क्या है यहां पर आप लोगों की? ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा, यानी कि तिरछी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस एंगल को नाम दूंगा मैंने 1, 2, 3 और 4। इसको नाम दिया यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से नाम दे दिया। अब आपसे पूछता है कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल भी 2 तरीके के होता है। पहला होता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंत्य एकांतर कोण, एकांतर अंत्य कोण। एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइन। अब कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए? देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, ध्यान से देख लेना है, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे, तो एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एंड आउटसाइड द पैरेलल लाइन। तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे निकल के? तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा आप लोगों का, है ना, ये एंगल 5 बराबर 3, एंगल 1, और ये इक्वल हो जाएगा आप लोगों का एंगल 7 के, ठीक है ना, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? और इसके बाद एंगल 4 इक्वल हो जाएगा आप लोगों का एंगल 6 के, ठीक है ना, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा आप लोगों के यहां पर एंगल 6 के, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैंने आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल बता दिए कौन कौन से होते हैं, जो एक साइड के कोण होते हैं। मैंने आपको ऑल्टरनेट एंगल बता दिए, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दिया मैंने, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बता दिया। अब इसके बाद आता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन को मिला के बनता है,
तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, तब ये एंगल बनता है। दे आर लोकेटेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ये दो पैरेलल लाइन हमने खींची फिर से L और M, तो एक इंटरसेक्शन लाइन खींची लाइन N, ठीक है ना। तो L और M तो है आप लोगों की पैरेलल, और N जो है आप लोगों की ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखाएं है, यानी कि क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल को नाम दूंगा, ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये एंगल 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आपको बताना वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन कौन से कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये सभी एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहां तक भी बात समझ में आ गया आप लोगों को। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तीनों एंगल क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। जैसे एंगल ए और बी है तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि जब दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, संपूरक कोण, इसको बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है ना। तो संपूरक कोण में दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो कोण का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि एंगल ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, यहां पर पूरक कोण बोलते हैं। ये बात ध्यान से समझ लेनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कई बार आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि एक एंगल दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है, और एक एंगल आप लोगों का 30 है, तो दूसरा एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट्री होगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री। या इस तरीके से पूछ लेगा, एक एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा और वह एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दूसरा एंगल बताना, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इफ एनी इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में आंतरिक तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल दे रखा आप लोगों का इस तरीके से, ठीक है ना। ये आप लोगों का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल अल्फा है, बीटा है और गामा, ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ये कह रहा है कि इन तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखनी है। कई बार ट्रायंगल में दो एंगल आप लोगों को दे देगा, मान लो कि एंगल अल्फा दे दिया 30 डिग्री, बीटा दे दिया आप लोगों को यहाँ पर 75 डिग्री, और गामा आप लोगों से पूछ लिया, तो गामा यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 180 माइनस 30 प्लस 75। तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा कितना 75 डिग्री। यानी कि गामा की वैल्यू 75 डिग्री। इस तरीके से आप लोग निकाल दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज में द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज में उसके चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से मिलकर बनता है। जैसे मैंने ये बना दिया रैंडमली कुछ भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चार कोण है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है
और ये आपका डेल्टा है। तो यहां पर इसके चारों आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा आप लोगों का यहां पर, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री के बराबर होगा। हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगी, कंडीशन किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगी। ना तो ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि सर्कल्स एंड एंगल्स में सबसे पहले देखेंगे यहां पर सेंट्रल एंगल क्या होता है, यानी कि केंद्रीय कोण। यहां पे बात करेंगे केंद्रीय कोण के बारे में। ठीक है ना, केंद्रीय कोण, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि जिस एंगल की वर्टेक्स आप सर्कल के सेंटर पर होती है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और कोई एंगल इस तरीके से बन रहा है सर्कल के सेंटर पर, और ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो इसको थीटा को क्या बोलेंगे कि सेंट्रल एंगल है, ये केंद्रीय कोण है। ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों का केंद्रीय कोण। अब इसके बाद आता है इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल का चित्र भी मैंने दिखाया यहां पर। एन एंगल फॉर्म बाय टू कॉर्ड्स इन ए सर्कल विद इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, जब दो जीवाओं के द्वारा कोण बनता है और उनका जो शीर्ष बिंदु है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है, तो इंस्क्राइब एंगल कहलाता है। जैसे कि दो कोण है आप लोगों की ए बी और बी सी, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इसका वर्टेक्स पॉइंट बन रहा है, तो ये क्या है आप लोगों का इंस्क्राइब एंगल है। दूसरी एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं इसमें ए को ओ से मिलाऊं और ओ को सी से, तो ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का सेंट्रल एंगल। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का यहां पर सेंट्रल एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर मैं मेजरमेंट निकालूं, मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज इक्वल टू 1/2 गुणा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। इस बात से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जो आपका इंस्क्राइब एंगल होता है वो केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल का आधा होता है। किस तरीके से आप लोग कहोगे, इस तरीके से एंगल बन रहे हैं आप लोगों के, या इसी चित्र में मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, यानी इस तरीके से आप लोग कहोगे। मान लो कि यहां पर सेंट्रल एंगल आप लोगों का क्या है, मान लो कि 2 थीटा है, तो आपका जो इंस्क्राइब एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इंस्क्राइब एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल का जस्ट आधा होता है। क्या होता है, जस्ट आधा होता है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको लाइंस एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इससे अगली क्लास में लाइंस एंड एंगल्स पे जो भी सवाल बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास को एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देख लेना, और इस पूरी क्लास को अभी के लिए देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।